हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लेकर आया हूँ मैं। वायरल फीवर में कौन कौन से मेडिकेशन दी जाती है, वायरल फीवर होता क्या है, क्या वायरल फीवर में कॉम्प्लिकेशन है, बारिश में बहुत ज्यादा चल रहा है वायरल फीवर भी, उसकी वजह से आपको क्या सिम्टम, क्या लक्षण, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीजों के जवाब हिंदी भाषा में विथ मेडिसिन, दवाइयों के बारे में भी मैं डिटेल देने वाला हूँ गाइस। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि ओनली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, ओनली फॉर इंक्रीज द नॉलेज। आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले वायरल फीवर कि वायरल फीवर यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है। व्हाट इज वायरल फीवर? तो वायरल फीवर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन सच एज फ्लू एंड डेंगू फीवर। वायरल फीवर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ये तो कुछ बताया मैंने, जैसे डेंगू हुआ है ना, इसके अलावा और भी फ्लू हुआ, और भी बहुत सारे वायरस जो बच्चों में भी देखने को मिलते हैं और बड़ों में भी देखने को मिलते हैं। इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर अबाउट 103 डिग्री यानी कि 90 फ़ारेनहाइट यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर इतना आपकी बॉडी का यदि बढ़ जाए तो वायरल फीवर कहा जा सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एक्चुअल में वायरस इन्फेक्शन कहाँ से और कैसे हो सकता है? पहला है इनहेलेशन, या नाक या मुंह के द्वारा, या तो आप श्वसन के द्वारा आ जाए, या कोई छींकेगा तो वो ड्रॉपलेट जैसे कोविड फैल रहा था उस तरह से आ जाए, या आप खाने के थ्रू से इंगल कर लो, या पानी के थ्रू आप उसको ले लो। तो अलग अलग सोर्स हो सकते हैं वायरस के, ठीक है। तो अलग अलग सोर्सेस से आपके अंदर, बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है। इसके अलावा फूड, जैसे कि मैंने बोला, आप कुछ खाओगे पियोगे, खाने के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है। इंसेक्ट बाइट, यदि कोई आपको मच्छर कीड़े वगैरह काटते हैं ना, वो भी, जैसे कि मच्छर भी फैलाता है, जैसे डेंगू फीवर मच्छर से फैलता है, इस तरह से कुछ मच्छर कीड़े भी इस तरह की बीमारी वायरल फीवर कॉज कर सकते हैं। बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड वही है, किसी ने छींका तो उसकी बॉडी का सलाइवा आपके मुंह तक आ गया, नाक तक आ गया, ड्रॉपलेट में आ गया, ठीक है। नाक को क्लीन किया, आपसे हाथ मिला लिया, या फिर उसने नाक साफ की, या कुछ भी किया, जमीन पे लगा दिया, मुंह से निकला हुआ बलगम वगैरह लगा दिया, आपने उस जगह को छुआ आपके अंदर, तो बॉडी फ्लूइड के द्वारा भी ये ट्रांसफर होता है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं वायरल फीवर के, जैसे कि वायरस और भी तरह से ट्रांसफर, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तब ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और कुछ अदर ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस होगी तो ट्रांसफर हो सकता है। तो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं, बट रिस्क रहता है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग वायरल फीवर का, फिर मैं इसके और चीजों के ऊपर बढ़ता हूँ। वायरल फीवर के यानी कि जो आपको सिम्टम्स यानी कि लक्षण आपको क्या क्या महसूस हो सकते हैं। फीवर तो आएगा ही सही, फटीग, आपको थकावट लग सकती है, वीकनेस, कमजोरी आपको हो सकती है, हेडेक, सर दर्द लगेगा आपको, वोमिटिंग, उल्टी आपको हो सकती है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन के अलावा आपको पेनफुल टॉन्सिल्स, आपके मुंह में टॉन्सिल्स वगैरह हो सकते हैं जिनको दर्द होगा, रनी नोज, नाक का बहना, सोर थ्रोट, ठीक है, यानी कि आपको गले में खराश रहना, और आई बर्निंग, आंखों में जलन होना जैसी समस्या आपको, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं वायरल फीवर में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ के अब बात करते हैं हम लोग वायरल फीवर के कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि आपको क्या समस्याएं हो सकती है वायरल फीवर को अगर ध्यान में ना रखा जाए तो। सबसे पहले डिहाइड्रेशन। देखो, वायरल फीवर में एक चीज कॉमन होती है, डिहाइड्रेशन बहुत होता है गाइस। तो जैसे डेंगू हुआ, डेंगू में बॉडी का बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन है, तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं जितना खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ, ऐसा रहता है। तो आपको ध्यान ही रखना है, अगर आपको लग रहा है वायरल फीवर सिम्टम्स है तो आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है ज्यादा। आप ओआरएस को सॉल्यूशंस ले सकते हो, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो, डिहाइड्रेटेड बॉडी को दूर कर सकते हो, हाइड्रेटेड रखना है बॉडी को। इसके अलावा एलुजिएशंस, भ्रम वगैरह होना जैसी समस्या आपको हो सकती है, नर्व पेन वगैरह, नर्व प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती है आपको बॉडी में, लीवर फेलियर हो सकता है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ तो, सेप्सिस हो सकते हैं आपको, कोमा में व्यक्ति जा सकता है ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी तो। इसके अलावा सीजर, झटके आ सकते हैं बुखार में, किडनी फेलियर, ये इतनी समस्या आपको वायरल फीवर में देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा वायरल का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब देखते हैं वायरल फीवर की क्या ट्रीटमेंट बन सकती है। ये अब यहां से आपको बेसिक चीजें स्टार्ट होती है, ठीक है। देखो,
एक होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन। देखो वायरल फीवर आया है तो हमको ऐसी दवाइयों को यूज करना है जिनसे बुखार कम हो। अभी हम वायरस को खत्म नहीं कर रहे, अभी हम बुखार को मेंटेन कर रहे हैं। तो वायरल फीवर में फीवर आया तो पहली जो मेडिकेशन चलाएंगे हम लोग वो होती है एंटीबायोटिक मेडिसिन, यानी कि बुखार कम करने वाली, बुखार को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ। एक होती है एंटी एलर्जिक मेडिसिन। क्यों होता है वायरस हुआ तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन क्यों? क्या होता है वायरल इन्फेक्शन हुआ तो कफ एंड कोल्ड फ्लू हो गया, ठीक है, रनी नोज हो गया, ठीक है, गले में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, तो ये वायरस ही करते। और एक तरह से इसको एलर्जी के रूप में हम देखते, तो हमको एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी लेना होती है, ठीक है। एंटीवायरल, उसके बाद आती है वायरल को इफेक्ट करने वाली एंटीवायरल मेडिकेशन। कुछ होती है एंटीबायोटिक्स। अब बोलोगे सर एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को मारती है, बिल्कुल मारती है। बाकी जो होती है जो एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में भी काफी अच्छा इफेक्ट करती है। तो मेडिकेशन में वायरल फीवर में हम लोग इसका भी एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मल्टीविटामिन क्योंकि कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है तो मल्टीविटामिन का एक सप्लीमेंट हमको यूज करना ही करना होगा इसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन। सब लोग जानते हो बुखार कम करने वाली दवाई आजकल सबको पता होती है बेसिकली पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, डाइक्लोफेन या पेन किलर है जो कि बॉडी में अकड़न, फीवर, बॉडी अकड़ रही है, जकड़ रही है तो काफी अच्छा एंटीबायोटिक सॉरी अच्छा पेन किलर यहाँ पे ये बनता है हमारा। एसिक्लोफेन जो होता है, एसिक्लोफेन भी काफी अच्छा इफेक्ट करता है पेन किलर में। इससे थोड़ी सी कहता है हल्की नींद आती है, इसे देखा गया है पेशेंट्स में। बाकी यूज करते काफी इफेक्टिव मेडिकेशन होती है भी, ठीक है। तो अगर बॉडी में दर्द, अकड़न, फीवर जैसी आपको समस्याएं देखने को मिलती है तो ये मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पैरासीटामोल 500 mg में अवेलेबल है, डाइक्लोपेनिक डाइनापार टेबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आता है, दोनों फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एस्प्रिन वगैरह मिल जाते हैं, काफी अच्छा इफेक्ट करती है। आगे बढ़ता हूं मैं। हम देखते हैं एंटी एलर्जिक मेडिकेशन। कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशन भी यूज करने से कि किसी को नाक बहरे हो, रनी नोज हो, गले में खराश हो, इस तरह की आपको दिक्कतें देखने को मिल रही है, इन्फेक्शन, एलर्जिक इन्फेक्शन हो रहा हो तब उसमें सिंपली सिट्राजिन जो सबसे फेमस टेबलेट है बहुत ज्यादा यूज की जाती है। सेट्राजिन जो होती है एडल्ट में अगर टेबलेट फॉर्म की बात करूं तो 10 mg की टेबलेट बीडी 2 बार वैसे देना एक टाइम चाहिए। 5 mg दे दो, 5 mg मॉर्निंग में और 5 mg शाम को। तो लिखा हुआ है ये 10 mg की टेबलेट है। 10 mg की टेबलेट अगर ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो 10 mg की टेबलेट हम लोग दिन में एक बार रात के समय इसको मेनली यूज करने से काफी अच्छा इफेक्ट करती है मेडिसिन। तो 10 mg क्या आती है, 5 mg भी अवेलेबल रहती है। 5 mg सुबह, 5 mg यानी कि 10 mg दिन भर में कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा डोजेस की बात करूं तो 5 से 10 साल के अगर कोई बच्चे हैं तो 5 mg पर डे इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है, दिन में एक बार 5 mg। डोजेज अगर 6 महीने से 24 महीने तक का बच्चा है तो बच्चे के डोजेज 2.5 ml बढ़िया, यानी कि उनका सिरप फॉर्म अवेलेबल हो जाता है। जो 2 साल के नीचे चले बच्चों को हम लोग सिरप फॉर्म सेट्राजिन का दे सकते हैं। बच्चे में लग रहा है वायरल फीवर है, फ्लू वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, बच्चे की नाक बह रही है, ठीक है, ऐसी समस्या हो रही है ना, तो उसको सेट्राजिन दी जा सकती है। सेट्राजिन सिरप 2.5 ml 6 महीने से कम वाले बच्चों में इसको यूज नहीं करते हैं, 6 महीने से अबव वाले बच्चों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट होती है, टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए। तो डोजेस याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। एंटी एलर्जिक में मोंटेल्यूकोस्ट सबसे फेमस, वो ये भी काफी ज्यादा और काफी इफेक्टिव मेडिकेशन होती है। मोंटेल्यूकोस्ट होती है, मोंटेल्यूकोस्ट जो एडल्ट टेबलेट फॉर्म की बात करूं तो 10 mg पर डे, यानी कि 10 mg के समथिंग ही आपको डोज इसका कंज्यूम करना चाहिए। 10 mg के समथिंग आप दिन में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। डोजेस की बात करूं तो डोजेस 5 से 10 साल तक के यदि बच्चे हैं तो 5 mg दिन में एक ही बार इसको दी जाती है। बच्चों में 2.5 ml, ये काफी मोंटेल्यूकोस्ट इसमें होते हैं ना मोंटेक एलसी के नाम से मिल जाती है क्योंकि इसमें लिवोसिट्राजिन भी मिला हुआ है, ठीक है। तो मोंटेल्यूकास प्लस लिवोसिट्राजिन का ये कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोंटेल्यूकस प्लस सोडियम लिवोसिट्राजिन, मोंटेक एलसी के नाम से किड्स सिरप होती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। यदि बच्चों को बहुत ज्यादा नाक बह रही है, उसको आराम हो ही नहीं रहा है, तो इस सिरप का इस्तेमाल करके काफी जल्दी इससे रिलीफ मिलता है। इसको 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार, 2.5 ml सुबह और 2.5 ml शाम को बच्चों को दी जा सकती है। यह 6 महीने से 24 महीने तक के बच्चों में यूज कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर बोलते हैं कि 12 महीने के अबव ही मोंटेल्यूकोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, बट दे सकते हैं ज्यादा प्रॉब्लम हो। एंटीवायरल मेडिकेशन के ऊपर आते हैं। एंटीवायरल मेडिकेशन में आपकी सबसे
ओसेल्टामिविर, ठीक है। ओसेल्टामिविर जो है ये भी काफी इफेक्टिव है, ये हम लोग देते हैं वायरस को किल करने के लिए, ठीक है। 75 mg बीडी दिन में 2 बार 5 दिन तक इंटू 5 लिखा हो, 5 डेज तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। काफी अच्छा इफेक्ट करती है वायरस के अगेंस्ट में ये, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे हूं। तो याद रखना एंटीवायरल मेडिकेशन है, काफी यूज होती है भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी इफेक्टिव मेडिकेशन आप जो यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक में देखो सिफेक्सिम आप दे सकते हो, सिफेक्सिम के अलावा आपको सिफोड्रोक्सिल आती है, एजिथ्रोमाइसिन आती है, डॉक्सीसाइक्लिन आती है, और इसके अलावा आपको एमोक्सिसिलिन भी अवेलेबल रहती है। ये काफी अच्छी जो कि इफेक्ट करती है अगेंस्ट फीवर ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक काफी अच्छा इफेक्ट ये करती है। अब आप इसमें ट्रीटमेंट कैसे समझ पाओगे। किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, फीवर आ रहा है, पूरी बॉडी में उसको बॉडी में अकड़न है, दर्द है बहुत ज्यादा, इसके अलावा उसको नाक बह रही है, रनिंग नोज है, फीवर आ रहा है। अब आप इसमें 3 तरह की चीजें इस्तेमाल करोगे और साथ में मल्टी विटामिन भी आप इसमें यूज करोगे। जैसे कि सबसे पहले उसको एक हमको एंटी एलर्जिक मेडिकेशन देनी होगी कोई सी भी, क्यों, क्योंकि उसकी नाक बह रही है, तो आप सेट्राजिन का यूज करो या मोंटर एलसी का इस्तेमाल करो। अगर इन दोनों को नहीं देना है, और भी मार्केट में फॉर्मूलास अवेलेबल, उनका यूज कर सकते हो, बट सेट्राजिन काफी अच्छी एंटी एलर्जिक मेडिकेशन मानी जाती है। एक सेट्राजिन दिया, इसके अलावा हमको फीवर को कम करना है, तो फीवर कम करने के लिए सिंपली हमको एंटीबायोटिक मेडिकेशन यूज करना होगी। उसमें हम लोग पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या फिर और भी उसका कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया उनका इस्तेमाल, एक टेबलेट आप उसमें से कोई भी, तो 2 टेबलेट हुई, एक तो एंटी एलर्जिक मेडिकेशन हुई, दूसरी पैरासीटामोल। अब आती है उसमें एंटीवायरल मेडिकेशन। अगर डायग्नोसिस, आफ्टर द डायग्नोसिस उसको डिटेक्ट हो चुके हैं, हाँ ये वाला वायरल इन्फेक्शन है, अगर डिटेक्ट हो चुका है तो एंटीवायरल मेडिकेशन यूज करो। इसके अलावा अगर एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं यूज करना है तो उसको रोक के एंटीबायोटिक ही चलाओ। एंटीबायोटिक में कौन सी दे सकते हो आप लोग बताए, सिफेक्सिम, सिफोड्रोक्सिल, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और काफी अच्छी एमोक्सिसिलिन, ठीक है। एक क्लेवम के नाम से मिल जाती है, पोटेशियम क्लेवुलेट कंपोजिशन भी इसमें मिला हुआ रहता है। तो ये इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक दे सकते हो। तो इस तरह से आप एक पेशेंट का ट्रीटमेंट बना सकते हो। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपने मेडिकल लेक्चर।